एक गांव में दो बहनें रहा करती थी, अमृता और राखी। अमृता के कम पढ़े लिखे होने की वजह से अमृता की शादी एक गरीब घर में हुई। वहीं राखी की खूबसूरती पर मरकर एक अमीर शख्स ने उससे शादी कर ली। राखी को अपनी खूबसूरती पे गरूर तो पहले से था और शादी के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया था। दोनों बहनें शादी के बाद आसपास ही रहा करती थी। जब भी मौका मिलता राखी अमृता को उसकी गरीबी की वजह से नीचा दिखाने की कोशिश करती। अरे अमृता, तुझे पता है क्या, अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलाया है और तुम्हारे खेत के पास जो खेत है वो भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा और तुम लोग कर भी क्या सकते हो। तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं है, तुम्हें क्या खरीद कर देगा। अमृता को बहुत बुरा लगता, मगर वो हमेशा चुप रह जाती और सब्र से काम लेती। अमृता के दिन तंगहाली में गुजर रहे थे। दो वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। कई बार राखी से मदद मांगी। एक दिन अमृता राखी के पास गई और बोली, राखी बहन, आज हमारे घर खाने का एक दाना भी नहीं है और मेरे पति ज़िम्मेदार के घर भी गए थे, मगर ज़िम्मेदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो राखी बहन, आज तुम मेरी थोड़े से पैसों से मदद कर दो। फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है। अगर तू कल पैसे मांगने आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास वाला खेत जो हम खरीद रहे हैं। तो आज सुबह सुबह घर में जितने भी पैसे थे वो सब पैसे मेरे पति लेकर चले गए। घर में आज पैसे नहीं हैं। राखी ने अपनी बहन की कभी कोई मदद ना की थी। एक दिन अमृता ने सोचा कि राखी ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया है। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं अपने बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूँ। वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। रास्ते में अमृता को एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं। वो उसके पास जाती है और बोलती है, अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप ये भारी मटका कहाँ लेकर जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, बस ये पास वाले गांव में मेरा घर है। वहीं ये पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। अच्छा बाबा जी, मैं भी उसी गांव की तरफ जा रही हूँ। लाओ ये मटका मुझे दे दो। नहीं नहीं बेटी, मैं ये ले जाऊंगा। तुम क्यों मेरी वजह से तकलीफ उठाओगी? अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। लाओ ये मटका मुझे दे दो। अमृता ने बाबा से मटका ले लिया और दोनों साथ साथ गांव पहुंच गए। अमृता ने वो मटका बाबा के घर तक छोड़ दिया और अपने भाई के घर पहुंच गई, मगर उस वक्त उसका भाई घर पर नहीं था। अमृता अपनी भाभी से पूछती है, भाभी भैया किधर हैं? मुझे भैया से ज़रूरी काम था। भाभी गुस्से में बोलती है, वो घर पर नहीं है। तुम मुझे बताओ कि आखिर क्या काम है। भाभी, मैं क्या क्या बताऊं। मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं। हमारे पास दो वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं है जिसमें से हम पैसे तोड़कर तुम्हें दे दें। हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं और पैसे मांगने के अलावा क्या करती हो? कोई काम है तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। ये कहकर अमृता दुखी दिल के साथ वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो जाती है। रास्ते में उसे वही बूढ़ा बाबा दिखाई देता है और वो अमृता को बुलाता है। अमृता से पूछता है, यहाँ इस गांव में तुम्हारा कौन है? बाबा जी, मैं यहाँ अपने भैया हरिया के घर उनसे मदद मांगने आई थी।
मगर भैया घर पर नहीं थे और भाभी ने मेरी कोई मदद ना की। अरे बेटी, तो इन 3 घड़ों में से कोई एक घड़ा ले ले। बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल चलकर ही तुझे जाना है। और अगर तुझे रास्ते में भूख लगे, इस घड़े के अंदर लड्डू हैं, तू वो लड्डू खा लेना। तू मेरी बेटी जैसी है, इसलिए मैं तुझे ये घड़ा दे रहा हूँ। अमृता वो घड़ा उठा लेती है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। अमृता जब अपने घर पहुंचती है तो उसका पति उससे पूछता है कि आज तुम अपने भैया के घर गई थी, तुम्हारे भैया ने तुम्हारी कुछ मदद की है या आज भी हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। इस पर अमृता उसे बताती है, मैं वहाँ गई थी लेकिन वहाँ भैया नहीं थे और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया था। और जब मैं भैया के घर से लौट रही थी तब मुझे रास्ते में बाबा मिले और बाबा ने मुझे एक लड्डू से भरा हुआ घड़ा दिया कि रास्ते में भूख लगे तो वो लड्डू खा लेना। मगर मैंने वो लड्डू नहीं खाए। रुको, मैं अभी आपको देती हूँ। जैसे ही अमृता घड़े को खोल कर देखती है तो वो चौंक जाती है। वो कोई आम लड्डू नहीं थे, बल्कि वो तो सोने के लड्डू थे और वो भी इतने सारे। ये देखकर उसका पति भी बहुत हैरान होता है और वो फिर से अमृता से पूछता है कि आखिर ये घड़ा तुम्हें किसने दिया। इस पर अमृता बोलती है, मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये घड़ा एक बाबा ने ही दिया है। मुझे लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है। उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो दोनों बहुत खुश थे और ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहे थे। अगले दिन उन्होंने खेती करने के लिए ज़मीन खरीदी। अमृता की तरक्की देखकर राखी को बहुत जलन हो रही थी और वो अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, ये मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई है? इसके पास इतनी दौलत कैसे आ सकती है? कुछ दिन पहले तो ये मेरी बहन भिखारी जैसे अपने घर पर भीख मांगने आई थी और अब तो ये हमसे भी ज़्यादा पैसे वाली हो गई है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेतों में काम करता था और एकदम से इतना पैसा कहाँ से आ गया। मगर अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को अपने बड़े भैया के घर की तरफ भी जाते हुए देखा था। हाँ, तभी तो वो ज़रूर भैया के घर से इतनी धन दौलत लेकर आई होगी। और भैया ने अगर मेरी बहन को धन दौलत दी है तो मैं भी तो उसकी बहन हूँ। भैया को बराबर बराबर देनी चाहिए। हम कल सुबह ही भैया के घर चलेंगे। अगली सुबह वो सुबह सुबह अपने बड़े भैया के घर उनसे मिलने जाते हैं। उन्हें रास्ते में वही बूढ़ा बाबा दिखाई देता है जो इनसे मदद मांगता है और कहता है कि ये मटका मेरे कंधे पर रख दो। मगर राखी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते? बूढ़ा बाबा बोला, बेटी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे ज़्यादा वज़न उठाया नहीं जाता, इसलिए बेटी तुम ये मटका उठाकर मेरे कंधे पर रख दो बस। अरे तो क्या हमसे पूछकर बूढ़ा हुआ है? अपने काम खुद किया कर। खुद ही तो बूढ़ा हुआ है, हम पर एहसान कर रहा है। इतने में राखी का पति उसे वहाँ से जाने का कहता है और वो दोनों जल्दी जल्दी अपने बड़े भैया के घर चले जाते हैं। और इस तरह वो दोनों उस बूढ़े बाबा की मदद ना करके उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। भैया के घर पहुंचकर राखी कहती है, अरे भाई कुछ दिन पहले अमृता यहाँ पर आई थी क्या? उसके भाई ने जवाब दिया, हाँ कुछ दिन पहले अमृता यहाँ आई तो थी, मगर मैं बाहर किसी काम से गया हुआ था और मैं उससे मिल ना सका। इस पर राखी अपनी भाभी से पूछती है कि अमृता को आपने कुछ दिया था क्या? भाभी बोली, नहीं, हमने तो उसे कुछ नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तो हम देंगे, ऐसे कैसे उसे कुछ भी दे दें हम?
ये सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं कि रास्ते में राखी को बहुत प्यास लगने लग जाती है। उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई देती है। वो उसके पास जाते हैं। वो झोंपड़ी उसी बाबा की थी। बाबा उसी वक्त अपनी झोंपड़ी में पहुंचा था। राखी उस बाबा से एक गिलास पानी मांगती है। बाबा उसे और उसके पति को अपने घर के अंदर ले जाता है। इस पर राखी बोलती है, बाबा हमने तो आपकी मदद करने से इनकार कर दिया था और आपने फिर भी हमारी मदद की। बाबा बोला, अरे बेटी, कोई बात नहीं, वो तुम्हारा कर्म था और ये मैंने तुम्हारी मदद की, ये मेरा कर्म है। और तुम लोगों को मैंने पहली बार इस गांव में देखा है। तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हो? इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनसे मिलने हम इस गांव में आए हैं। मेरे भैया का नाम हरिया है। कुछ दिन पहले भी यहाँ मेरी बहन आई थी भैया से मिलने, लेकिन यहाँ से वापस जाने के बाद वो बहुत पैसों वाली बन गई है। पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ जो मेरी बहन रातों रात अमीर हो गई। बस वही पता करने में इस गांव में आई थी। बाबा बोला, उस बेटी के पास जितनी भी धन दौलत आई है वो उसके अच्छे कर्म और अच्छी नीयत की वजह से मिली है। राखी बोली, बाबा मुझे तुम्हारी बात की कुछ समझ नहीं आ रही। और भला उसके ऐसे कौन से अच्छे कर्म और अच्छी नीयत हो गई जो उसे इतना धन मिल गया? बताता हूँ बेटी, सब बताता हूँ। यहाँ पर जितने भी ये घड़े रखे हैं, ये कोई आम घड़े नहीं हैं। ये घड़े जादू के हैं और इन घड़ों से सिर्फ वही फायदा हासिल कर सकेगा जिसकी नीयत और कर्म अच्छे होंगे। अरे ठीक है बाबा, मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ। ये कर्मों के घड़े हैं। जिसका जैसा कर्म होगा उसको अपने कर्मों के बदले इस घड़े में से वैसा कुछ ही मिलेगा। बाबा अगर बुरा ना मानो तो क्या एक घड़ा मुझे भी दे सकते हो? हम भी अपना कर्म आजमा कर देख लेते हैं। बाबा राखी को एक घड़ा देते हुए कहता है, क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं, तुम भी ये घड़ा ले लो और तुम भी अपनी नीयत और अपने कर्म का फल पाओ। राखी को बाबा ने एक घड़ा दे दिया और वो दोनों वहाँ से चले गए। फिर जैसे ही रात का वक्त होता है वो घड़ा खोलते हैं और देखते हैं घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकल रहे हैं। वो दोनों हैरान परेशान होकर एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। इस पर राखी का पति बोलता है, अपने कर्मों के हिसाब से हमें बिल्कुल सही फल मिला है। हम बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी इतनी मजबूरी की मारी हमारे पास कुछ पैसों की मदद मांगने आई थी, लेकिन हमने उसकी कोई मदद ना की। कर्म ऐसे करने के बाद हम अच्छे फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इस पर राखी बोली, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम बहुत लालची हो गए थे। मैंने अपनी बहन की मजबूरी भी नहीं समझी। मैं बस हमेशा ये चाहती थी कि वो मुझसे नीचे ही रहे और मैं उसे हर बात में नीचा भी दिखाती थी। राखी और उसके पति को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब उनके हाथ खाली रह गए थे और उनके पास पछतावे के अलावा कुछ ना था। Please do like and subscribe my channel. Take care. Allah Hafiz.